का क्षण है, स्वागत का पल है। और ये मिथिला की खूबसूरत तस्वीर है कि यहाँ पर जो भी अतिथि आते हैं ये पाग पहना करके ये स्वागत किया जाता है। मुझे लगता है कि विश्व में शायद ही ऐसा कोई खूबसूरत जगह होगा जहाँ पर ये परंपरागत तरीके से स्वागत किया जाता है। और चैनल के डायरेक्टर का पाग पहना करके खुद सांसद महोदय स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर एक तालियों के साथ जो है और मैं साथ ही फूल और शॉल से एक बार मैं कोशिश करूंगा कि माननीय सांसद का भी स्वागत हो। तो ये खूबसूरत तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। मिथिला का एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही जो है उसकी एक तस्वीर है। तो ये तस्वीर आप लोग देखें, आप मंच पर ही रहें और माननीय सांसद का भी आपको स्वागत करना है फूल और शॉल लेकर के। साथ ही मैं बिहार स्टेट अमित चौधरी को भी मंच पर आने कहूंगा कि वो भी आए और माननीय सांसद का स्वागत में शामिल हो। और इस बार माननीय सांसद महोदय का स्वागत करते हुए एक फूल और शॉल और लेकर के आए। माननीय अजय झा के अभी स्वागत जो है वो मंच पर करें और ये स्वागत की तस्वीर जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आप भी अभिनंदन कीजिए। और नक्षत्र न्यूज के कॉन्क्लेव 2025 में बातचीत भी हो रही है और इन बातचीत के बीच स्वागत का भी सिलसिला लगातार जारी है। और नक्षत्र न्यूज के डायरेक्टर विक्की श्रीवास्तव के द्वारा इस वक्त माननीय अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। एक बार अभिनंदन, जोरदार तालियों के स्वागत। और तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय सांसद महोदय को बैठने कहूँगा मंच पर। आगे अब बातचीत का सिलसिला आपके साथ होगा और माननीय अजय जी आप अपने जगह पर जाकर बैठ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आने के लिए। साथ ही मैं नक्षत्र न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, आप मंच पर आएँ। साथ ही नक्षत्र न्यूज़ के बिहार स्टेट हेड अमित चौधरी आप भी मंच पर आएँ और सांसद प्रदीप सिंह जी से आगे की बातचीत करें। बातचीत के पहले मैं एक बार सांसद प्रदीप सिंह के राजनीतिक प्रोफाइल को एक बार समझते हैं, एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से इसे पहले देखते हैं, प्लीज। अररिया संसदीय क्षेत्र से भारतीय राजनीति के एक महत्वपूर्ण चेहरे के रूप में उभरे प्रदीप सिंह का जीवन संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा से जुड़ा है। बिहार के सीमावर्ती जिले अररिया की धरती से निकलकर उन्होंने राजनीति की पगडंडी पर अपने लिए एक खास पहचान बनाई। ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े प्रदीप सिंह 2005 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 2009 में दूसरी बार विधायक बने। प्रदीप सिंह की राजनीतिक यात्रा छात्र जीवन से ही प्रारंभ हुई। वे सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठाने और संगठनात्मक क्षमता के लिए पहचाने जाने लगे। बाद में भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय राजनीति में शामिल होकर उन्होंने पार्टी की विचारधारा और संगठन के प्रति निष्ठा दिखाई। 2014 में प्रदीप सिंह संसदीय चुनाव लड़े लेकिन हार गए। फिर 2019 और 2024 लोकसभा चुनाव में अररिया संसदीय क्षेत्र से प्रदीप सिंह बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और सांसद बने। इस जीत के साथ ही उन्होंने सीमांचल क्षेत्र की राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया। सांसद बनने के बाद उन्होंने अररिया के विकास के लिए कई पहल की। उनके कार्यकाल में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए। सीमांचल क्षेत्र अक्सर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रदीप सिंह ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। प्रदीप सिंह के आग्रह पर केंद्र सरकार ने कोसी मेची लिंक परियोजना के कार्य के लिए
11,500 करोड़ की राशि आवंटित की। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू कर कोसी सीमांचल को हवाई मार्ग से जोड़ा। अररिया गलगलिया रेल परियोजना के जरिए उत्तर बिहार को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ा। अररिया सुपौल रेल परियोजना का काम शुरू करवाया। जोगबनी से तमिलनाडु के इरोड तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नरपतगंज से अमृतसर तक जनसाधारण एक्सप्रेस की शुरुआत करवाई। इसके लिए ऐसे अनेकों कार्य सांसद प्रदीप सिंह द्वारा सीमांचल क्षेत्र के लिए करवाए गए। यही कारण है कि जनता के बीच वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में विशेष प्रयास किए गए। सीमांचल क्षेत्र अक्सर बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए प्रदीप सिंह ने बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की योजनाओं को गति देने पर जोर दिया। प्रदीप सिंह के आग्रह पर केंद्र सरकार ने कोसी मेची लिंक परियोजना के कार्य के लिए 11,500 करोड़ की राशि आवंटित की। पूर्णिया में हवाई सेवा शुरू कर कोसी सीमांचल को हवाई मार्ग से जोड़ा। अररिया गलगलिया रेल परियोजना के जरिए उत्तर बिहार को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ा। अररिया सुपौल रेल परियोजना का काम शुरू करवाया। जोगबनी से तमिलनाडु के इरोड तक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन और नरपतगंज से अमृतसर तक जनसाधारण एक्सप्रेस की शुरुआत करवाई। इसके लिए ऐसे अनेकों कार्य सांसद प्रदीप सिंह द्वारा सीमांचल क्षेत्र के लिए करवाए गए। यही कारण है कि जनता के बीच वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में माने जाते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा ये छोटा सा प्रोफाइल जो हमारे एडिटोरियल टीम ने बकायदा अररिया की बदलाव कितना हुआ है, खासकर जब से प्रदीप सिंह सांसद बने हैं तो क्या क्या बदल पाया है, वो तमाम एक छोटे से समय अंतराल में मैंने आपको दिखाया। और खासकर प्रदीप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत किया आपने, समय निकाला है इसके लिए। चलिए, आपको सबसे पहले नक्षत्र न्यूज कॉन्क्लेव आपने अररिया जैसे जगह में इसका आज शुरुआत किया, इसके लिए नक्षत्र न्यूज परिवार को मैं बधाई देता हूं। और आप सब अररिया के हमारे सम्मानित बुद्धिजीवी भाइयों बहनों और कई पार्टियों के यहाँ हमारे नेतागण हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल, देखिए हमारा प्रोग्राम का थीम भी है कि बदलता बिहार बदलता अररिया। शुरुआत इसी से करेंगे कि दरअसल कितना बदल पाया है अररिया आपके कार्यकाल में। देखिए, अररिया तो बदला ही है और मैं मानता हूं कि आजादी के 70 साल 75 साल बाद और जो आज से 10 साल पहले 5 साल पहले अररिया आए होंगे और आज का अररिया में बहुत अंतर है, यानी धरती और आसमान में सीधे फर्क है। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा, सच कहा, कि पहले तो गांव में सड़कें नहीं थी। जहां से हम आते हैं उस गांव का नाम है कौवाचाड़, जहां चारों तरफ नदियां थी। हम अपना गांव जाने में मुझे 10 साल लगा और लगभग 20-25 पुला बनवाया, तब गांव पहुंचा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि गांव में जब खास करके बरसात के मौसम में जब बारिश होती थी, तो जब बाढ़ आ जाता था तो मां बहनों को जो डिलीवरी पेशेंट होती थी उनको मरते हुए देखा, चचरी में लेते हुए लाद के लेके जाते हुए देखा। और स्वयं मैं स्कूल जब जाता था तो मैं इतना पानी में तैर के हेल के उसके स्कूल पढ़ने जाता था। तो मन में एक टीस था, कसक था कि आजादी के बाद
कौन विधायक, कौन सांसद, किसकी सरकार क्यों नहीं बना, और मन में ठाना कि स्वयं राजनीति में आएंगे और राजनीति में आगे बढ़ के एमएलए एमपी बन के संपूर्ण अररिया का सर्वांगीण विकास करूंगा। आज पूरा हो गया। अच्छा, आज किसी भी गांव में आप जा सकते हैं, 1 घंटे में कभी 3-3, 4-4 घंटे लगते थे जिला मुख्यालय आने में। मैंने प्रधानमंत्री पुल कम से कम 750 बनवाया है 6 साल में। हजारों किलोमीटर सड़कें बनी है प्रधानमंत्री का, और मुख्यमंत्री सड़क का जाल बिछा हुआ है नबार्ड से, और ये तो गांव को जोड़ा। 4 लाइन आज अररिया से सिलीगुड़ी 1.5 घंटा में हम जा सकते हैं। अररिया से पंचरमा, अभी गडकरी जी हमारे परिवहन मंत्री 1500 करोड़ रुपया दिया है। उसी प्रकार से रेल का जाल बिछ गया। अभी साउथ मतलब उत्तर बिहार से सीधे चेन्नई तक ई रोड चलाए हैं। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे माननीय। और नरपतगंज एक छोटा स्टेशन है, वहां से अमृतसर का ट्रेन चलवाया। और वंदे भारत, जो कि कई जिला, कई लोग उनको देखा नहीं, और वंदे भारत जोगबनी से भाया अररिया उसको पटना तक चलवाया। और जो नई रेल लाइन था अररिया से गलगलिया, अररिया गलगलिया जब 4 साल पहले काम शुरू हुआ था तो कई बुजुर्ग ने यही कहा कि सांसद जी क्या ये रेल हम देख पाएंगे? क्योंकि पहले के जमाने में जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो एक रेल का परियोजना को करने में 15-15 साल लगता था, 20-20 साल लगते थे। लोगों को यकीन नहीं होता था। मैंने यही कहा कि यह रेल चालू करेंगे। कहा कि क्या हम लोग चढ़ पाएंगे अपने जीवन में, जो 50-70 साल 60 साल का बुजुर्ग। और प्रधानमंत्री जी अभी पूर्णिया आए थे, वह 4 साल में रेल का परियोजना शुरू किया और अभी ट्रेनें चल रही है। और टिकट नहीं मिल रहा, इतनी भीड़ है, इतने लोग जा रहे हैं सिलीगुड़ी। मित्रों, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं विकसित भारत, और मैं कहता हूं विकसित बिहार और विकसित अररिया आज दिखने को मिलता है। आप सिर्फ रोड, पुल, सड़क की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जहां एयरपोर्ट आ गया, और मेरा मानना है कि एयरपोर्ट से हम दिल्ली, पटना, मुंबई, देश के कई प्रांतों में आसानी से और कम समय में जाएंगे। ये तो मुझे मिला ही, परंतु मैं मानता हूं कि संपूर्ण मिथिलांचल का, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, नवगछिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये जो 5-7-8 जिले हैं, मेरा मानना है कि यह विकास का मार्ग प्रधानमंत्री जी यह हवाई जहाज का परियोजना को चालू करके यह खोल दिया। चूंकि आज से 15-20 साल पहले जो सरकारें थी वो जंगल राज था, बिहार में कोई सुरक्षा नहीं था। कोई भी उद्योगपति, मैं अभी वहां बैठा था और हमारे मंत्री जी से सवाल कर रहे थे कि फैक्ट्री कब लगेगा। भाई मेरे फैक्ट्री कैसे लगेगा? बिहार बदनाम था, बिहार कोई आना नहीं चाहता था, बिहार से गलत मैसेज था कि वहां अपहरण होता है, फिरौती लिया जाता है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, सड़कें नहीं है। कौन आएगा बिहार? लुटाने आएगा कोई? और जब तक उद्योगपति, आज टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी जैसे लोग
अगर यहां निवेश नहीं करेगा तो कैसे यहां उद्योग लगेगा? और निवेश तभी करेगा जब उनको सुरक्षा मिलेगा। तो आज 20 साल में मैं कह सकता हूं कि जो बुनियादी ढांचा यहां का बिगड़ा था, रोड, पुल, सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा और 4 लाइन, ये तो हो गया। 20 साल लग गया हमको करने में। और मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी रेल परियोजना को चालू करके और हवाई मार्ग को चालू करके अब यहां रास्ता खुल गया। अब उद्योगपति हमारे यहां सुरक्षा भी है और रास्ता भी है हवाई मार्ग से यहां आने का। और आने वाला दिन में अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो मैं मानता हूं ये नया बिहार होगा, विकसित बिहार होगा और संपूर्ण अररिया का भी सर्वांगीण विकास होगा। आपको क्या लग रहा है? एक तो आपने कहा कि अगर सरकार बनती है, चूंकि आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या लगता है कि असमंजस की स्थिति है क्या? इस बार तेजस्वी पूरी तरह से टक्कर दे रहे हैं। फिर मैं कह रहा हूं, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलकर के डबल इंजन की सरकार है, इसलिए विकास हो रहा है। और 2019 में जो लोकसभा के अंदर जो रिजल्ट आया था, और आज मैं कह देता हूं, इसको याद रखिएगा, आपके चैनल के डायरेक्टर साहब भी सुन रहे हैं, अब की बार 225 पार होगा। और मैं इसलिए बोलता हूं कि जब मैं प्रधानमंत्री का रैली में इस बार गया था तो मुझे खुद आश्चर्य लगा कि महाकुंभ था वहां। ऐसा नहीं कि हम लोग पब्लिक को ढो के ले गए। और खुशी तब हुई कि मुस्लिम महिलाएं वहां पर 25-30% थी। इसलिए अब धोखा नहीं दे सकते हैं। अब लालटेन की जरूरत नहीं है। कब तक किरासन बन के लालटेन में जलते रहेगा और लालू के परिवार को रोशनी मिलते रहेगा? नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं जैसे 225। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने विकास किया, सबका विकास, कोई एक वर्ग और जाति का नहीं। आज चावल 5 किलो मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको। अगर आज अररिया जिला में 27 लाख लोगों को, मैं अपने जिला की बात करता हूं, महीने में 5 किलो चावल मिलता है 2019 से अब तक। प्रधानमंत्री दिए जब से कोविड आया। 3.5 लाख मां बहनों को मुफ्त में गैस सिलेंडर मिला है आपको। उसी प्रकार से 3.5 लाख अररिया जिला में गरीब का पक्के का मकान बना है, प्रधानमंत्री जी बनवाए हैं। 2,70,000 से अधिक किसानों को अररिया जिला में साल में 3 बार 2,000 करके मिलता है। आयुष्मान कार्ड, कोई भी गरीब इलाज के बिना न मरे, 5 लाख का मोदी जी गारंटी दिया है। अब बताइए, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी प्रत्येक मां बहनों को लगभग बिहार में 3 करोड़ मां बहनों को 10,000 अभी घुसने वाला है। और जो काम करने वाली होगी उसको 2-2 लाख रुपया हम देने वाले। अच्छा सांसद महोदय, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं तो अब दिल में तो होता होगा कि क्यों नहीं हम जेडीयू से अलग होकर जो है चुनाव लड़े? ऐसा नहीं लगता होगा आपको? फील नहीं होता होगा ये? देखिए, जेडीयू से हमारा रिश्ता आज से नहीं है। अटल जी ने ही कहा था कि नया बिहार नीतीश कुमार। जब जंगल राज था तो सब अलग अलग, जब हम लोग लड़ते थे तो जंगल राज हो जाता था, जीत जाता था वो लोग। तो अटल जी ने कहा दोनों आदमी मिल के लड़ो। और आज हम 2 आदमी नहीं हैं, हम आज 5 लोग हैं। मांझी जी भी मेरे साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, चिराग पासवान जी भी हैं और नीतीश बाबू भी हैं। और सबसे बड़ा नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, सवाल यही है कि मिलकर ही लड़ेंगे तो टक्कर देंगे। हम गठबंधन धर्म का पालन करना जानते हैं। हमारे जो संस्कार में है, हमारी जो संस्कृति में है, हम सबको लेकर चलने वाले लोग हैं और हमारे जो विचारधारा का लोग हैं वो हमारे साथ होगा। हम पप्पू यादव तो जाके प्रधानमंत्री बनने से पहले जाके हमारे पार्टी में आना चाह रहे थे, लेकिन सुशील जी उस समय में कह दिया कि जब पप्पू यादव और साधु यादव जी हमारे पार्टी में आ जाएंगे तो फिर ये पार्टी का भाजपा का क्या होगा। इसलिए हम ऐसे लोगों के साथ नहीं हैं। जो भी हमारे दल के लोग हैं, जो सहयोगी दल हैं, निश्चित रूप से वो बिहार का विकास चाहते हैं और बिहार के लोगों का भला चाहते हैं, जो विकसित बिहार चाहते हैं। पप्पू यादव अगर निर्दलीय जीत कर आ जाते हैं तो ये माना जाएगा ना कि एक मजबूत कैंडिडेट थे, उनको अगर आपने या कांग्रेस ने, तमाम लोगों ने अगर अच्छा एक बात बताइए, पप्पू यादव ही नहीं जीतते हैं, कई सांसद विधायक निर्दलीय जीतते हैं और कई कारण होता है। कितना से जीता है? 20,000 से। और कभी कभी अंधों को भी लाठी मिल जाती है, हरदम नहीं मिलता है। बार बार अगर कोई जीतता है तो लंबी राजनीति करने के लिए उसको सेवा करना ही पड़ेगा। इत्तेफाक से जीत गया, गलती से मैं कह देता हूं, आज चुनाव हो जाए तो उसकी जमानत नहीं बचेगी पप्पू यादव को। वो अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी आए, पहले तो क्रेडिट ले रहे थे, हम हवाई जहाज चला दिए। एक बात बताइए, कोई सांसद और विधायक का बस की बात है कि हवाई जहाज चला देगा? अरे हवाई जहाज तो प्रधानमंत्री उसका मालिक है और जमीन का मालिक नीतीश बाबू है। ये काम बहुत पहले होना था। बीच में जमीन का कुछ गड़बड़ियां थी। पप्पू यादव कब एमपी हुआ है? 1-1.25 साल पहले। वहां का डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर और कई पॉलिटिकल लोग 15 ईस्वी से 2015 से धरना प्रदर्शन और डिमांड था कि हवाई जहाज हो। और हम लोग खुद संतोष कुशवाहा एमपी थे और 10 एमपी से जाके 5-5 बार मिला और स्वीकृति तो मिल गई थी, लेकिन जमीन का विवाद था। कुछ लोग कोर्ट चले गए थे और आज जमीन का विवाद नीतीश बाबू हल किया और प्रधानमंत्री उसको चला दिया। तो माल महाराजा का मिर्जा खेले होली आज भी कहता है कि ये रोड 4 लाइन फलाने सांसद ने बनाया, ये रेल लाइन गलगलिया फलाने ने बनाया। दुख होता है। आज का युग गूगल का युग है। अरे भैया गूगल में मांगो कि अररिया टू गलगलिया ये रोड का स्वीकृति कब मिली, इसमें सैंक्शन कब हुआ, प्रशासनिक स्वीकृति कब मिली, टेंडर कब हुआ, किस सरकार ने पैसा दिया, सब बता देगा गूगल। लेकिन आज भी वह बोलता है जोर से। वो कहावत न है, चोर बोले जोर से, वही स्थिति है। लालू जी रेल मंत्री थे भाई साहब, इतने लोग अररिया का सुन रहे हैं। 2007 में अररिया आए थे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14, 8 साल रानीगंज में शिलान्यास करके अररिया टू गलगलिया, अररिया टू सुपौल, यह रेल का मात्र शिलान्यास करके चले गए। भाई साहब 7 से 14 तक किनकी सरकार थी? लालू जी और मनमोहन का। खुद रेल मंत्री थे। क्यों नहीं बना अररिया गलगलिया? 14 हम हार गए, अररिया में रिजल्ट नहीं हुआ मेरे पक्ष में। मोदी जी प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन जो सांसद बने वो नहीं करवा सका। 19 में पुनः जब मैं सांसद बना, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से जाके मिला और आग्रह किया कि लालू जी रेल मंत्री थे, वो शिलान्यास करके चले गए, एक पैसा नहीं दिया। 8 साल बीतने के बाद 8, 5, 14, 8, 5 कितना हुआ? 13 साल नहीं बना। और प्रधानमंत्री को कहते ही उस फाइल को निकलवाया,
1000 करोड़ रुपया 19-20 में ही वो दे दिया और हर साल पैसा दिया। आज 3000 का प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी 4 साल में चालू कर दिया और अगले बार जब आइएगा तो सुपौल भी चालू मिलेगा। संसद महोदय, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 225 सीट का तो दावा आपने कर दिया कि हम 225 सीट ला रहे हैं अलायंस में। यहां से क्या होगा? सीमांचल से 24 विधानसभा सीटें हैं आपके पास। आपको क्या लगता है यहां से कितनी सीटें, चूंकि इस क्षेत्र में आपका एक दबदबा है, आपको लोग जानते हैं, मानते हैं, तो कितनी सीटें यहां से आ पाएगी 24 में? चूंकि एमपी साहब इसमें एक और था, चूंकि आपने अभी कहा था कि माल महाराजा का और मिर्जा खेले होली, तो विधानसभा चुनाव से पहले ये बंदोबस्त, चाहे पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करें, कोसी मेची की बात करें, या 3 ट्रेनों का जो प्रोजेक्ट मिला है, अभी शुरुआत हुआ है, तो ये तो माल महाराजा बिछा दिए हैं। तो मिर्जा आप ही लोग होली खेल रहे हैं कि फिर इंडिया गठबंधन तैयार है होने के लिए? ये बात इस परिप्रेक्ष्य में मैं बोला कि पप्पू यादव जी इसका क्रेडिट ले रहा था कि हमने कर दिया, इसीलिए कहा। बाकी तो इंडिया के लोग बोल सकते हैं, चाहे हमारे 5 दल के कोई भी सांसद विधायक जो हमारे साथ है, हमारी सरकार किया, मैं क्रेडिट क्यों नहीं लूंगा? हम बोलेंगे, लेकिन जो विपक्ष के लोग बोलते हैं कि गलगलिया हम चला दी, हमारे जमाने में हुआ था, तो भाई जमीन में काम क्यों नहीं उतरा? कौन सांसद क्या बोला है 10 साल पहले, 20 साल पहले? मुझे मोबाइल को अभी सर्च कर लीजिए। आजादी के बाद अररिया का कोई सांसद लोकसभा में खड़ा होकर स्पीच नहीं दिया है। आप सर्च कर लीजिए, जितने सांसद हुए, मैं किसी के व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, मैं ही पहला सांसद हूं कि अररिया के बारे में, चाहे वह कोसी मेची की बात हो, चाहे रेल की बात हो, चाहे परमान भलुआ बकरा नोंदरा कनके की बात हो, चाहे बाढ़ की बात हो, सुखाड़ की बात हो, या फारबिसगंज से लेके पूर्णिया एयरपोर्ट की बात हो, और संपूर्ण बात को मैंने लोकसभा में बारी बारी से रखा है। गूगल बता देगा। लेकिन मेरे से पहले कोई सांसद, चाहे किसी दल पार्टी का हो, वो नहीं उठाया। इसलिए मित्रों, आज बाढ़ की बात है, 11,500 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी दिया। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, इन जिलों का तो कल्याण हो गया। जो पानी नेपाल से आता है और नदी में बह के बर्बाद होता है, उस पानी को रोक के दोनों तरफ तटबंध बना के, हम नहर चैनल बना के हम खेतों में पानी पहुंचाने जा रहे हैं। और आने वाला दिन में हमारे किसान का खेत में लगभग 2 लाख हेक्टेयर जमीन का पटवन होगा और बाढ़ से भी बचा होगा। यह भी एक बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है इस इलाके के लिए, जो बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और हमारे किसान का भी खेत में पानी जाएगा। 24 सीट में कितनी सीटें? देखिए, मैं आपको ये बता देता हूं, कोई राजनीतिक बातें नहीं करता हूं। 24 सीट में अब 2-4 आगे पीछे हो जाए, हम अररिया की पहली बात करूं तो अररिया की इस बार 6 सीट हम निकाल लेंगे। 6 सीट छक्का मारेंगे पक्का। और मैं आपके चैनल में बोल रहा हूं, क्योंकि फिर चुनाव के बाद हमको पकड़िएगा कि आपने ये कहा था, ये कैसे हो गया। और अररिया का लोगों पर, चूंकि हिंदू मुसलमान करके लोग थक चुका है, अब लोग विकास चाहता है। नहीं तो आप ही तो कहते हैं सांसद महोदय, अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनना होगा, इस तरीके की बातें तो आप ही के खुले मन से आप ही ने बयान दिया था। तो अब क्या, अब चीजें सुधर रही है? अब मैं बता रहा हूं, हिंदू का अर्थ क्या हुआ। गिरिराज जी आए थे और वह हिंदू स्वाभिमान यात्रा में आए थे और एक मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था। अगर मुसलमान का कोई इज्तिमा होता है या जलसा होता है तो क्या कहता है कि मुसलमान बनो, 5 वक्त का नमाज पढ़ो, गलत काम मत करो, ठगो मत, लुटो मत, शराब मत पियो। यही नहीं कहता मुसलमान। मुसलमान का अर्थ क्या हुआ? मुसल्लम ईमान। अब मुसलमान भी हो और शराब भी पीते हो तो कैसा मुसलमान हो?
शराब तो हराम है तुम्हारे लिए। अगर शराब का अंश इसमें पड़ जाए तो इसको काट के फेंक देना, यही ना है मुसलमान। उसी प्रकार से गिरिराज जी हिंदू सभा में आए, और मैं हिंदू हूं कि नहीं? क्या हिंदू बोलना शर्म की बात है? हिंदू बोलना गर्व की बात है। मैं हिंदू हूं तो हूं, इसमें कोई दो मत है। तो मैंने यही कहा था कि अररिया में रहना है तो हिंदू किसको कहा था? यह संगठनात्मक बातें हो रही थी। जो कोई यादव बन जाता है चुनाव में, कोई हमारे सहनी के नाम पे कुछ इधर उधर हो गया था, जो बंटता है वोट ना, उनको कहा था मैंने कि बटो मत, हिंदू बनो। मैंने तो मुसलमान का नाम लेके नहीं कहा था ये बात। और हिंदू बनना, हिंदू क्या है? हिंदू हमारा संस्कार है, हिंदू हमारी संस्कृति है, हिंदू हमारा जीवन पद्धति है। हिंदू वह धर्म है कि हम गाछ को भी भगवान मानते हैं, उसको पानी चढ़ाते हैं। पीपल गाछ में पानी डालते हैं ना। हम कुत्ता को भी भैरव कहते हैं। हम सांप को भी नाग पंचमी में दूब लावा पिलाते हैं। जो धर्म, जो संस्कार हर जीव जंतु को भगवान मानता हो, क्या हम मुसलमान विरोधी हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। और मुझे किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत थोड़े है प्रदीप सिंह को। अरे मैं तो मुसलमान के ही घर रहता हूं, और आप भोरे सवेरे भेज दीजिए मेरे घर पर, जितना हिंदू आता है उतना मुसलमान ही मेरे पास आता है। तो राजनीतिक बातें हैं। हमारे जो विपक्ष के लोग थे, इसको हवा दे दिया। मतलब आपको भी जो है मुस्लिम वोट करते हैं, ये आप मानते हैं? देखिए, कुछ न कुछ तो मुसलमान वोट मुझे दिया पिछले बार भी, और मैं दावा करता हूं इस बार कि विधानसभा में जितना दिया 100 से 4 गुना ज्यादा लूंगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्योंकि मुसलमान भी ये जान गया है कि लालू यादव को अगर हम वोट देंगे, 15 साल उनको मौका मिला, तो वो बिहार में क्या क्या किया सब देख रहा है। और नीतीश बाबू 20 साल में क्या किया, या नरेंद्र मोदी जी 11 साल में देश में क्या किया, वो जान रहा है। क्यों नहीं? अब देखिए, मनमोहन जी 10 साल प्रधानमंत्री रहे, बिहार को 1,90,000 करोड़ रुपया दिया 10 सालों में। और नरेंद्र भाई मोदी जी 11 साल हुआ, और 11 साल में 14 लाख करोड़ बिहार को दिया है। तो जब बजट है, हम जब एमएलए बने थे पहली बार में 2005 में, तो यही नीतीश बाबू के समय में 23,000 करोड़ का बजट था। और आज नीतीश बाबू का इस बार का बजट 3,17,000 करोड़ का बजट। तो ये मुसलमान नहीं देख रहा है कितना कब्रिस्तान गिरवा दिया। 8,000 जो मौलवी मदरसा का टीचर था, उनको 2-3 हजार रुपया लालू जी देते थे। आज उसको राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया, 40, 50, 60 हजार महीना मिलता है। तो विकास हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव हो रहा है। इसलिए अब मुसलमान भाई हमारे जो है, वह जान गया है कि हम किरासन में बन करके लालटेन में जलेंगे नहीं, और लालू परिवार को रोशनी नहीं देंगे। अब हम नीतीश बाबू और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहेंगे। ये लाइन जो है, ये प्रशांत किशोर जो है, ठीक वो गए थे, आपने उन्हीं का लाइन उठाया ये। वो जी हाँ, मैंने सुना था वो बयान प्रशांत किशोर का, एकदम सेम लाइन था ये लाइन प्रशांत किशोर ही बोला है, तो ठीक बोला है, मैं समर्थन देता हूं। अगर कोई अभी 7:20 हो रहे हैं, अब कोई कह देगा कि 12 बज रहा है रात, तो थोड़े मान जाएंगे। अगर यह बोले हैं प्रशांत जी, तो ठीक ही बोला है, मैं समर्थन करता हूं। अरे भाई, मुस्लिम भाई, अल्पसंख्यक भाई बता दे, डिबेट करे कोई नेता उसका आकर के कि मुसलमान के लिए लालू जी क्या किए 15 साल में, बतावे।
और नीतीश बाबू क्या किए, आपका चैनल में ही डिबेट हो जाए एक दिन। तो काम करेगा नीतीश बाबू, नरेंद्र मोदी जी सबका, तो वोट किसको मिलेगा? अच्छा, ओवैसी की पार्टी फिर क्यों 5 विधायक यहाँ से जीत 4 के लाख चले जाते? शौचालय बनाया रहा। 5 विधायक जीत के चले जाते हैं ओवैसी जी की पार्टी से। किसके बल पर जीतता है? वही वो जिसका अल्पसंख्यक क्षेत्र में जीता है, जी किशनगंज में। जी। अररिया में एक सीट गलती से यहां जीत गया था, जो कि इस बार किसी का खाता नहीं खुलेगा। अब इस चारों को तो लेके चले गए तेजस्वी। अब वही ना बात है कि उसको उठा के लेके चला गया। इसलिए इस बार किसी की दाल नहीं गलेगी। और मुझे अनुभव है, मैं क्षेत्र में रहता हूं दिन रात, कि सब लोग मिलकर के अब इंडिया गठबंधन को जिताएगा। ना ओबीसी का दाल गलेगा, न लालू का दाल। मुसलमान के लिए आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। कितने विधानसभा चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती है बीजेपी? मैं जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, पहले भी मुसलमान हमारे शाहनवाज जी, जी। लड़े हैं चुनाव, जी रहे हैं किशनगंज के सांसद, भागलपुर से भी लड़ाए हैं उनको। नहीं, इस बार का सिचुएशन आप कुछ मुझे लगता है कि जरूर लड़ेंगे। और हमारी भी कोशिश है कि जहां अल्पसंख्यक है वहां अल्पसंख्यक को देना चाहिए और अल्पसंख्यक को जोड़ना चाहिए। और हम लोगों के साथ बहुत अल्पसंख्यक है। आपको जोकीहाट विधानसभा में, अररिया में, लोकसभा में भी मुझे काफी वोट मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन कम मिलता है। अब मुझे लगता है कि जो आने वाला दिन में चुनाव होगा, अभी जो विधानसभा, मुझे लगता है कि खास करके मुस्लिम महिलाएं वो खुल के मतदान करने वाली है। और जो पुरुष हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझदार हैं, वह भी हम लोगों से आके चर्चा करते हैं। और कई वीडियोज भी हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया में कि मुसलमान खुल के कहते हैं अब कि हम लोग अब विकास के नाम पे वोट देंगे। और हमने कहा कि मुसलमान भाई, आपको कहा है कि आप गलत काम मत करिए, अल्लाह से डरना है, तो आपको भाजपा से नहीं डरना चाहिए। और कभी एसआईआर के नाम पर कभी कुछ, कभी ये कर देगा, वो कर देगा, पाकिस्तान भगा देगा, बांग्लादेश, ये डराता है। तो आज तक मुसलमानों को डराया गया, उसको भाजपा का खौफ दिखा के वोट लिया। अब मुसलमान भी बुझने लगा है कि नरेंद्र मोदी जी 11 साल देश के प्रधानमंत्री हैं, आज तक कहीं देश में दंगा होने नहीं दिया। नीतीश बाबू बिहार में 20 सालों से हैं, कोई हिंदू मुसलमान होने नहीं दिया। जो दंगाई होता है वो जेल के सलाखों में नीतीश बाबू बंद करते हैं। इसलिए अमित कुछ कानून का राज है और न्याय के साथ विकास हो रहा है। अब विकास के नाम पे सब वोट करेगा, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ करके इस बार मतदाता वोट करेगा। हम अररिया का 6 देंगे और सीमांचल में आपने कहा ना 24, तो हो सकता है 24 में हम 20 ले लें। चलिए, बड़ी 24 में 20 की दावा तो हो रही है। जब कुछ दिन पहले नक्षत्र न्यूज की टीम आपके लोकसभा क्षेत्र अररिया घूम रही थी, तो वहां जब पता लगा लोगों को कि कॉन्क्लेव होने वाला है और उस मंच पर आपके लोकप्रिय सांसद प्रदीप सिंह भी होंगे, तो बहुत सारी बातें आई, वो भी मैं पूछूंगा। लेकिन जो मुख्यतः अररिया को लेकर बातें आई, उन्होंने कहा अररिया में रहते हैं, भाड़े के मकान पे रहते हैं, आज तक वही 2 BHK में 5 आदमी का परिवार को बिता दिए हैं। सुबह सुबह जमावड़ा लग जाता है, रोज का रोप, लाखों का लाख बांटते भी हैं, रोज देते हैं। कई ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने कहा कि प्रदीप सिंह है तो मेरा परिवार चल रहा है। वो एक ऐसा दरबार है कि जहां आप चले जाइए तो वहां से आपके दुख, आपके कष्ट का निवारण हो जाएगा। तो सवाल ये है कि ना आपका व्यापार है, ना आपका धंधा है, ना आप पूंजीपति है, तो ये पप्पू यादव से पूछा जाता है। दरअसल आप ये फंड जो देते हैं ये कहां से लाते हैं? देखिए, पप्पू यादव की बात पप्पू यादव से पूछिए। पप्पू यादव जी दिखावा करते हैं, हम दिखावा नहीं करते हैं। हम कभी भी पैसा रील नहीं बनाते हैं। रील बना के गरीबों का मजाक करता है और क्या हैसियत है कि वो खिला देगा? अरे प्रधानमंत्री जी जो देश के हैं, वो जो है आज जो काम कर रहे हैं वो काम कोई कर सकेगा?
और एमपी होकर के वह 10,000 5,000 रुपया बांटता है और भर दिन रील बनाता है, तो इससे गलत मैसेज जाता है। और दान जो है छुपा के करना चाहिए, दान को दिखा के करने का चीज नहीं है। और सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, राजनीति धन कमाने का जरिया नहीं है, यह सेवा करने का काम है। और लंबी राजनीति करने के लिए ईमानदार बनना पड़ेगा, नैतिकवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा और निष्ठावान बनना पड़ेगा। एमएलए और एमपी का मतलब एमएलए धन कमाना नहीं है। आप अपने बुद्धि अकल से जो आपके पास संसाधन है उसको बांटने की जरूरत है, गरीबों का मदद करने की जरूरत है। और हम करते हैं वही काम जो समाज में सबसे नीडी है, जिसका कोई नहीं है, उसका प्रदीप सिंह है। मैं अपना तनख्वाह भी देता हूं। और मेरे 10-5 मित्र हैं, ये बगल में बैठे हैं अजय जी, समर जी, ऐसे बहुत दोस्त यार हैं जो ये लोग पैसे वाले हैं, व्यापार है, बिजनेस है। उनको कभी कह देंगे तो भेज देगा 5 लाख 2 लाख, और उसी पैसा से मैं बांट के देता हूं। इसलिए राजनीति का अर्थ ही होता है सेवा, त्याग, बलिदान, पुरुषार्थ, नैतिकवान, चरित्रवान, ईमानदार। इसलिए एक बार तो कोई जीत जाएगा, अंधों को भी लाठी एक बार मिल जाएगा, बार बार नहीं जीत सकता है। मुझे 5 बार अवसर मिला तो निश्चित रूप से ईमानदारी और सेवा के बल पर मैं यहां हूं। इसलिए सेवा करना मेरा धर्म है। राजनीति सेवा का ही नाम है राजनीति। और कुछ लोग इसको अलग ढंग से करता है, तो पप्पू जी जो कर रहे हैं मैं उसको पसंद नहीं करता हूं। अगर दान देते हो तो छुपा के दो, हल्ला मत करो, और दान छुपा के ही देना चाहिए। वो गरीबों का मजाक उड़ाता है। आप 5 बार रहे पद पर, लोगों की समस्या भी है, वो बता रहे थे कि दरअसल आप मंच पर जाइएगा तो ये जवाब जरूर सवाल ये पूछ लीजिएगा। सवाल दरअसल ये था कि जिस अररिया में खासकर वो रह रहे हैं, उस अररिया के खासकर जो मुख्य सड़कें हैं उस पर जाम की समस्या अभी भी है। बरसात होता है तो बाढ़ग्रस्त है तो है ही अमूमन, लेकिन अररिया में पानी की निकासी की कोई प्रबंध नहीं है, प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई है। इस पर अभी तक एमपी साहब और माननीय वहां के जो विधायक हैं उनका भी अभी तक ध्यान नहीं गया। तो इस चीज का निदान दरअसल क्यों नहीं हो पाया है? कठोर सवाल है ये। नहीं, सवाल कठोर नहीं है, सवाल सही भी है और इसको मैं मानता हूं। ग्रामीण इलाके के लिए बहुत सारा फंड प्रधानमंत्री का, केंद्र का और राज्य का भी आता है, पूरा नीतीश बाबू। यहां का जो अररिया का समस्या है नगर का, यहां भी एक सरकार है, नगर परिषद, जहां बड़ा है तो वो उसको बोलता है क्या, वो निगम। अररिया में जाम का समस्या इसलिए है, यहां बस स्टैंड नहीं बना है। बहुत जल्दी हम लोग जमीन खोज रहे हैं, एक बस स्टैंड, एक ऑटो जो टेम्पू है वो स्टैंड बनाना होगा। और 1990 में ये जिला बना, और जिला बनने के बाद जैसे डीएम साहब का भी निवास नहीं है, सर्किट हाउस में रहते, एसपी का भी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जज का भी नहीं है। तो मैं मानता हूं कि नगर का जो समस्या है वो सब चीजों को हम लोग लिए हैं। इसका मास्टर प्लान अभी मैं बनवा रहा हूं। आने वाला दिन में 1 साल बाद जब आएंगे तो समय लगेगा, 1 आध साल। आने वाला दिन में जाम भी छूटेगा और बस स्टैंड भी बनेगा। डीएम जैसे पुलिस लाइन में बनवाया हूं 65 करोड़ का लागत से। और अररिया में मेडिकल कॉलेज भी हो गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हो गया है, पॉलिटेक्निक भी हो गया है। उसी प्रकार से रानीगंज में आईआईटी बना है अभी 12 करोड़ में, 65 लाख का आवासीय विद्यालय बना है, और 350 एकड़ में चिड़ियाघर बनने वाला जो पटना से बड़ा होगा। तो आने वाला दिन में नगर का भी समस्या को हम देख रहे हैं, चूंकि नगर में मैं रहता हूं, मैं इसको समाधान करूंगा। जब मैं कहता हूं कि न्यू अररिया बनाऊंगा
तो अररिया का नगर अगर पिछड़ा रह जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर भारत को विकसित बनाना है तो बिहार को भी विकसित करना होगा, बंगाल को भी करना होगा, असम को भी करना होगा, उड़ीसा को भी करना होगा। तो साउथ के बनस्पत जो नॉर्थ ईस्ट का जो 4-5 राज्य है वो पिछड़ा है। इसीलिए आज ज्यादा से ज्यादा फंड प्रधानमंत्री जी उन्हीं राज्यों को दे रहा है ताकि उसको हम बराबरी में लावें, और जब पूरे भारत का राज्य विकसित होगा तब भारत विकसित होगा। उसी प्रकार से अररिया नगर अगर पिछड़ा रह जाएगा तो अररिया विकसित नहीं होगा। तो अररिया का नगर भी हम विकसित करेंगे, जो जितना डिमांड है उस सब को पूरा करेंगे। और हम जो भाड़े के मकान में रहते हैं 34 साल से, वो अभी जवाब ले लीजिए। मैंने तय किया था कि जब तक गरीब का छत नहीं बन जाएगा तब तक अपना मकान मैं नहीं बनाऊंगा। और 3.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास दिया है, और मुझे लगता है कि 90% गरीबों का घर हो चुका है, 3.5 लाख परिवार को। और आते आते 1 साल बाद वो हो जाएगा 4-5 लाख। मुझे लगता है कि पूरा हो जाएगा। अभी हम अपने बच्ची के नाम से, बच्ची सब भी हमारी डॉक्टर और जो जॉब वॉब करता है, कमाता है, अभी हम लोन लिया है, एक घर में बनवा रहा हूं। क्योंकि घर, रोटी, कपड़ा और मकान सबको चाहिए, तो अब बाल बच्चे का शादी भी अभी तो करना है। इसलिए 35 साल से मैं किराए के मकान में रहता हूं, और मुझे लगा कि गरीब का घर जब तक नहीं बनता है तब तक अपना घर नहीं बनाना चाहिए। अब गरीबों का घर का काम भी पूरा हो रहा है, और अब आपका जो अररिया का सेवक है प्रदीप सिंह, अब लोग भी कह रहा है कि आप बना लीजिए, बैठने का भी दिक्कत होता है हम लोग। इसलिए इस बार अभी बैंक से लोन लिया है, लोन लेके मैं घर बना रहा हूं। बिल्कुल। सीमांचल की बात करें, चूंकि विधानसभा चुनाव है, महज 10 दिनों के बाद आदर्श आचार संहिता जो है वो भी लग जाएगा अमूमन। उसके बाद सभी आपके सामने विजय मंडल जी बैठे हैं, ऋषिदेव जी बैठे हैं, ये लोग भी इंतजार कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, कब लगेगा देखेंगे किस तरीके से। तो सीमांचल का खासकर रूपरेखा देखें तो एनडीए कहे, खासकर बीजेपी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव में सफाचट कह सकते हैं कि सफाचट था। एक अररिया एक ऐसा लोकसभा सीट था जो 2019 के लोकसभा चुनाव भी जीता, जो प्रदीप सिंह जीत के आया। उसमें कह सकते हैं कि वो मोदी मैजिक उस समय में था, चल सकता है। 2024 में जो प्रधानमंत्री का क्रेज था, जो 2014 के मुकाबले 2024 में वो क्रेज थोड़ा बहुत जरूर गिरा। तो क्या आप मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अररिया लोकसभा सीट पर क्या मोदी मैजिक चला या प्रदीप सिंह का अपना टेक्निकल मैनेजमेंट काम आया? देखिए, सबका सहयोग से होता है। मोदी जी का मैजिक तो चला ही, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो विकास है और नीतीश बाबू का जो काम है, उनका सबसे बड़ा समर्थन मिला। और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो कार्यकर्ता है, उन्होंने इसको चुनौती के रूप में लिया। यहाँ 43% अल्पसंख्यक है। माई समीकरण का जब देते हैं तो यहाँ लगभग 55-53% हो जाता है। लेकिन निश्चित रूप से हम अपना भी नीति से, मैं भी अपना खुद में 7-8 चुनाव लड़ चुका हूं, और पहले भी किसी नेता के साथ जब थे तो 7-8 चुनाव का अनुभव है। लगभग 15 चुनाव का अनुभव मुझे है। 8 तो स्वयं लड़ा हूं, बाकी लोगों को लड़वाते रहे हैं। देखिए, चूंकि बॉर्डर खुला है, लेकिन एसएसबी के जवान जब से वो लोग आए हैं बहुत रुका है। पहले तो नेपाल के बॉर्डर में क्राइम होता था, मवेशी भी खोल लेता था, लेकिन एसएसबी का जब कैंप बना है, आरओबी वगैरह, तो घटा है, बहुत घटा है। और बॉर्डर का में अब टाइट किया है। पहले बांग्लादेश का, बगल में भी बांग्लादेश है, इधर पूर्व आप जाएंगे किशनगंज के बाद, इधर नेपाल के बॉर्डर,
तो अब उस तरह का घुसपैठी नहीं हो रहा जो पहले होता था। अब है कि खुला बॉर्डर है तो थोड़ा बहुत चोरी छुपे इधर उधर खाने पीने का सामान करता है। लेकिन एक बात जान जाइए कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है और अमित भाई बहुत टाइट आदमी है, घुसपैठी को घुसने नहीं देगा वो। अब पकड़ा जाता है, अगर गलती से भी कोई घुसता है तो बच नहीं सकता है। बॉर्डर में सेना और हमारे जो सेनापति हैं वो पूरा टाइट फिटिंग में है मामला। एक छोटा सा और आखिरी सवाल है, प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर तैयारी कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहा है। लेकिन तमाम वो नेता बड़े नेता हैं, खासकर प्रशांत किशोर पर सवाल करने या कटाक्ष करने पर बसते हैं। क्या वाकई प्रदीप सिंह को भी डर लगता है प्रशांत किशोर से? मैं क्यों डरूं? प्रदीप सिंह के खाते में 5 लाख टका नहीं है, हम डरने वाले हैं? एक बात मैं बता देता हूं, हाँ। मैंने तारीफ किया हूं, जो बात बोलेगा सच तो सच है। प्रशांत किशोर से मैं क्यों डरूंगा? अब प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जो सपना देख रहा है, आज मैं खुला चैनल देके कहता हूं 5 गो सीट ने जीतने वाला है, इसको भी नोट कर लीजिए। अब प्रशांत किशोर का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि केजरीवाल है ये दूसरा। जिस तरह से केजरीवाल बढ़िया बढ़िया चिकनी चुपड़ी बात करके आज प्रशांत किशोर जी को, केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, अगर चिकनी चुपड़ी बात करके कागज का नाव बनना होगा तब तो बन जाएंगे। कागज का नाव कितना देर चलता है? प्रशांत किशोर को लोग जान गया, ये भी देख लिया कि भाई प्रशांत किशोर कितना बढ़िया बोलते थे, वोट ले लिया लेकिन जेलों जाना पड़ा। केजरीवाल। इसलिए मुझे लगता है कि जो चूंकि प्रशांत किशोर जी चुनाव मैनेजमेंट करने वाले, अच्छा मैनेजमेंट करते थे ये, और स्वयं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, अपनी पार्टी को लॉन्च किया है, तो मुझे लगता है अभी समय लगेगा। हाँ, प्रशांत किशोर को अभी मेहनत करें, समय लगेगा, अभी देर है। पटना जाना अभी अन्य मार्ग नहीं मिलने वाला है, अभी काफी संघर्ष करना पड़ेगा। और लोकतंत्र में सबको अधिकार होता है, चाहे प्रशांत किशोर हो, देश के हर नागरिक को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर बनने का राइट है। तो प्रशांत किशोर भी प्रयास कर रहे हैं, ये लोकतंत्र में उनको अधिकार है। परंतु ये डरने वाली बात, डरेगा वो जो गलत होगा। मैं क्यों डरूं? मैं तो चैलेंज करता हूं कि सीबीआई, ईडी लगा दीजिए, मेरे खाते में 5-10 लाख टका नहीं मिलने वाला है। तो लगाएगा जो कौन? किराए के मकान में रहता, मैं क्यों डरूं? लगाएगा कौन? लेकिन सवाल प्रशांत किशोर जी पर उठेगा। जो खर्च हो रहा है एक एक जिले में, जो हम लोग जो जानकारी में है, जितनी गाड़ियां चलती है, इतना पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन फिनांसर है, ये सवाल तो है, ये चिंता का विषय तो है। इसलिए उसको बताना चाहिए कि कितना पैसा कहां से आप ला रहे हैं, कौन फिनांसर है, कहीं विदेशी फंडिंग तो नहीं हो रहा है, ये भी तो हो सकता है। जांच का विषय तो बनता है। इसलिए मैं डरने उड़ने वाला नहीं हूं, मैं तो जनता का सेवक आदमी हूं। मेरे ईमानदारी पर भी कोई प्रश्न चिन्ह है क्या? मैं जनता का सेवक हूं। आपने सुना, ये अररिया के सांसद प्रदीप सिंह थे। इन्होंने नक्षत्र न्यूज को आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।